नमस्कार। आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम बात करते हैं देश विदेश पर। हमारे साथ जुड़े हुए विनय ठाकुर। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि विनय ठाकुर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और विदेशी मामलों के बेहतरीन जानकार हैं। आज हमारे बात का विषय है, फिर से देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध फिर चल रहा है। और जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, एकदम अलहदा अमेरिका दिख रहा है। पूरी दुनिया का रंग बदल दिया है ट्रंप ने, और ऐसा लगता है कि दुनिया को ठेंगे पे कर दिया। आज इसी सब पर हम बात करेंगे और बात कर रहे हैं कि अमेरिका का क्या अच्छा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ट्रंप क्या करने वाले हैं हमें आगे, और दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, ईरान पर क्या असर पड़ेगा, ईरान किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है और क्या होगा। इन तमाम आशंकाओं संभावनाओं पर हम बात करेंगे विनय भाई से। विनय भाई, और जो हमें देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। नमस्कार आप सबको। और आपसे निवेदन ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेंबर बनना चाहते हैं तो मेंबर बने। आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक सहयोग करें। और अगर कुछ न करें तो कम से कम देखें और शेयर करें। आपको अच्छा लगता है, जो हिस्सा वीडियो अच्छा लगता है वो शेयर करें। और हमारी कोशिश है कि इस तरह के जो शनिवार को या दूसरे दिन हम जो सुबह 9 बजे कार्यक्रम लेकर के आते हैं, उस कार्यक्रम में हमारी कोशिश है कि एक गंभीर चर्चा हो, और वो चर्चा जो है जीवन में हमें आगे साथ चले हमारे। ये इम्पोर्टेंट है। आज हमने न्यूज की तरह बात की, कल खत्म हो गई, वो न रहे, बल्कि वो हमारे साथ आगे चले, जानकारी भी बढ़े और समझ भी बढ़े। विनय भाई, जब से ट्रंप आए हैं दूसरी बार राष्ट्रपति बनके, एकदम अमेरिका का अलग रूप पेश कर दिया है दुनिया के सामने। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ जिसने इस तरीके से अमेरिका को या अमेरिका के लिए दुनिया को इस तरह से देखा, और जिस तरह से अपने बयान बदलने के लिए फेमस हो गए, एक सनक भरे बयान देने के लिए फेमस हो गए। मुझे नहीं लगता अमेरिका में कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ है। धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, अब तक अमेरिका जो चलता रहा था, वो एक ढंग से वो विश्व के गार्जियन के तौर पे चलता रहा था। और देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत बाद जो है अमेरिका और रूस में, तब तो वो सोवियत संघ था, ये प्रतिस्पर्धा चली थी कि दुनिया जो है किस तरह से होगी और किसके हिसाब से चलेगी, ठीक है ना। और इसीलिए जो है वो कोल्ड वार का पीरियड चला, बहुत सारी सैन्य संधियां हुई, नाटो, सीटो, सेंटो, और उधर जो वार्सा पैक्ट बना, और इनके बीच में जो है पूरी दुनिया बटी हुई थी, ठीक है ना। पर उसके बाद हम देखते हैं कि एक दौर आया जब जो है सोवियत संघ थोड़ा इस दौर में पिछड़ गया, है ना। सोवियत संघ का विघटन हो गया, रूस बना, और वो आर्थिक रूप से भी वो कमजोर पड़ा। फिर एक दोबारा रूस में एक नेतृत्व आया पुतिन का, जिसने अपने आंखों के सामने रूस का या सोवियत संघ के पतन का दौर देखा था। तब वो वेस्ट जर्मनी में हुआ करते थे, वो उनके ईस्ट जर्मनी के दूतावास की रक्षा का उनको ये था, और तब उनके सामने जो है बर्लिन वार टूटा था। और उस दौर में जो ऐसा कहा जाता है कि गोर्बाचोव से जो जो वायदे किए गए थे, उन वायदों को नहीं निभाया गया, और जो उनसे कहा गया था कि नाटो कभी उनके उनके दरवाजे तक नहीं आएगा और अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेंगे, तो उसका पालन नहीं करके धीरे धीरे नाटो जो है वो सोवियत संघ के करते करते उसके दरवाजे तक आया। और देखिए कि अभी जो यूक्रेन के साथ जो सोवियत संघ उलझा है, वो एक ढंग से जो है वॉर ऑफ एट्रिशन, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कि कौन पहले ब्लिंक करेगा, किसकी ताकत छीन होगी। आपको पता है कि वो यूक्रेन में जो स्टार्ट संधि बोलते हैं, यूक्रेन को पहले आश्वासन दिया गया, उसके सारे न्यूक्लियर हथियार लिए गए, और फिर यूक्रेन को जो है ये पूरी युद्ध की भूमि बना दी गई। और वहां पे जो है एक ढंग से ये समझ लीजिए कि अगर इतने दिनों से यूक्रेन टिका हुआ है रूस के सामने में, तो कहीं ना कहीं नाटो जो है वो छाया युद्ध जो है कर रहा है। और देखिए कि
यूरोप भी जो है उस हिसाब से अपने सामने जो जो रूस का खतरा है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। और देखिए, ट्रंप के आने के बाद क्या हुआ कि ट्रंप ने ये सारी जो दुनिया को ठीक करने की जिम्मेदारी, अगर ठीक शब्द जो हिंदी में जिसको बलाघात बोलते हैं ना, तो दोनों ही तरीके से उसने एक तो दुनिया को सही करने की जिम्मेदारी छोड़ दी और ठीक करने की जिम्मेदारी ले ली। उसने कहा भैया नेटो, कब तक हम तुम्हारा खर्चा पानी उठाते रहेंगे, अब तुम भी खर्चा करो, नहीं खर्चा करोगे, हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम तुमको डंप कर देंगे, ठीक है ना। और सब जगह उसने इस तरह की धौंस पट्टी इस्तेमाल की और उसने उन नारों का इस्तेमाल किया जो नारे आमतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में इस्तेमाल किए जाते थे। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों के लिए अमेरिका एक ड्रीम कंट्री हुआ करता था, जहां चारों तरफ सुख शांति है, लोग समृद्ध हैं, सारे पावरफुल हैं, उनको कोई उतनी चिंता नहीं है। उसके उलट ट्रंप ने नारा दिया कि हम अमेरिका के लोग जो हैं वो रिसीविंग एंड पे हैं और उनका शोषण हो रहा है, हम फिर से अमेरिका को जो है ग्रेट बनाना चाहते हैं और सारी जो लोग जो हमारे दम पे जो पैसे कमा रहे हैं अब हम सबसे पैसे लेकर के आएंगे। उसमें राजनीति भी बदली। आप देखिए कि पहली बार अमेरिका में हुआ कि कैपिटल हिल में जो है लोग घुस गए। अमेरिका अमेरिका ये सब हमने भारत और बाकी जो देश थे वहां वहां के लिए ये सब हमने सुना था, ठीक है ना, लेकिन अमेरिका में हुआ, है ना। और हमने वो स्थिति देखी कि अमेरिका में राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट की बात हुई, बयान बदले उन्होंने, सारे नियम कानून ताक पे रख करके अपनी बात करने की कोशिश की। तो ये एक नया दौर है। ट्रंप एक ढंग से पूरी दुनिया का रीसेट चाहते हैं अपनी शर्तों पे, है ना। और उसमें जो पुरानी चीजें हैं वो उनके राह में आड़े आ रही है। और इसमें एक जो नई जो मोर्चा खुला वो ईरान का है। विनय भाई, उस पर आते हैं, ईरान पर आते हैं, लेकिन एक मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि अमेरिका अक्सर ये कहता रहा और अमेरिका की पहचान भी ये रही कि वो लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की बड़ी इज्जत करता है। जहां जहां लोकतंत्र पे खतरा है अमेरिका वहां जाता है और लोकतंत्र लाता है। ये उस पर कितना करता है नहीं करता वो अलग है, लेकिन उस पर ये चस्पा होता है और वो कहता भी है कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। वो चाहे सोवियत संघ के जमाने की बात हो या कभी की बात। लेकिन अब जो ट्रंप का रवैया है उसमें लोकतंत्र नहीं दिखाई पड़ रहा। वो साम्राज्यवादी जो सोच था, जो ख्याल था कि कब्जा कर लो, पैरों में झुका लो, वो वाला साम्राज्यवादी सोच लग रहा है। लोकतांत्रिक अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, वहां का राष्ट्रपति लोकतांत्रिक है, ये नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये क्या सही है, गड़बड़ है, और अमेरिका का इसमें क्या भला है? देखिए क्या है कि हम लोग एक नए युग में आए हैं। तो क्या है कि सूचनाएं अब बाहर आ जाती है, ठीक है। पहले ही वो सूचनाएं बाहर नहीं आती थी, ठीक। तो तब वो हम लोग को इंतजार होता था कि कोई जो इंफॉर्मेशन डीक्लासिफाई होगा तब आएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो है अमेरिका जो है वो लगातार जो है वो अपनी हिसाब से दुनिया को ठीक करने में लगा। चाहे वो ब्रिटेन वुड समझौता हुआ, उसमें हुआ कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड रखा जाएगा, फिर एक दिन अचानक से अमेरिका ने कह दिया कि नहीं जी, हम गोल्ड नहीं देते। जब लोगों ने गोल्ड मांगना शुरू किया तो अमेरिका ने बिल्कुल मना कर दिया। तो अमेरिका ने ये जो मानवाधिकार का मामला हो, लोकतांत्रिक अधिकारों का मामला हो, ये सब अमेरिका ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया अपने प्रभाव को इस्तेमाल के लिए। जहां 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 चीजें इनके मुताबिक थी, ठीक है ना, हम सब के अंदर मन में जो अमेरिका को लेकर के एक महान कल्चरल देश की जो छवि बनती थी, वो इसलिए बनती थी क्योंकि अमेरिका में जो जो ज्यादातर लोग जो थे वो यूरोप से गए हुए थे। वैसे लोग जो थे जो रिलीजियस वार में प्रोसिक्यूटेड थे, चाहे वो, इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर प्रोटेस्टेंट लोग जो है वहां गए।
चाहे वो देखेंगे आयरलैंड के लोग ज्यादा है, जर्मनी के लोग ज्यादा हैं, इंग्लैंड तो वहां शासक के रूप में था ही, है ना। तो वो सब वहां पे गए। तो और फिर हम लोगों के सामने उदाहरण जो है वो इब्राहिम लिंकन का, हम लोगों ने डेमोक्रेसी की परिभाषा ही उन्हीं के नाम से पढ़ी है। तो हम लोग के सामने में ये आया कि भाई अमेरिका एक ड्रीम कंट्री है जहाँ सब लोगों के लिए जो है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी है ना। लेकिन अमेरिका बाकी हिस्सों में क्या करता रहा है उसकी बहुत पड़ताल नहीं होती रही है, ठीक है ना। आप जैसे देखिए कि हाल में मैं एक उदाहरण दूंगा। देखिए इजिप्ट में जो है, इजिप्ट में आंदोलन हुआ था जब अरब अरब स्प्रिंग आया था। हालांकि वो शुरू हुआ था अल्जीरिया से, ठीक है ना, ट्यूनिसिया अल्जीरिया से। लेकिन जब इजिप्ट में ये बात आई थी, वहां उस समय उसके सैनिक शासक जो थे होस्नी मुबारक थे, और तब बहुत जोर शोर से प्रचार हुआ था कि गूगल के जो सीईओ हैं, काम करने वाले लोग, उन्होंने रिजाइन करके वहां पे उनको समर्थन दिया। बराक ओबामा का स्टेटमेंट भी आया था होस्नी मुबारक के खिलाफ में, तमाम आंदोलन हुए, होस्नी मुबारक जेल में गए। पहली बार इजिप्ट में चुनाव हुए, ठीक है ना, और चुनाव में जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड का कैंडिडेट जीत गया, मोर्सी, है ना। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद मोर्सी साहब की मौत जो है जेल में हुई, है ना। और फिर होस्नी मुबारक जेल से छूट भी गए, और फिर वहां पर जो है इजिप्ट में अल सीसी आ गया, जो खुद एक सैनिक तानाशाह थे। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, अमेरिका ने अपने हित में एक एक सैनिक तानाशाह से दूसरे सैनिक तानाशाह में किया, और अब आप देखते हैं कि कोई उसके खिलाफ कोई बात नहीं होती है। और अमेरिका ने जो गल्फ के देशों में जो अरब रिवॉल्यूशन की जो बात हुई, जहां अधिकतर जो राजाओं का डेमोक्रेसी नहीं है, वहां अमेरिका ने समर्थन नहीं किया, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखिए लीबिया में जो उन्होंने इंटरवेन किया, क्या हालत हो गया लीबिया की, ये हालत हो गई। उन्होंने इंटरवेन तो किया कि गद्दाफी जो है वो सैनिक तानाशाह है ना। ठीक है, हम गद्दाफी से बहुत सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो असली खतरा था वो गद्दाफी की जो ड्रीम था ना, वो खतरा था। देखिए अमेरिका और जो पश्चिमी देश जो है, सबसे ज्यादा जिस चीज से आज डर रहे हैं वो है पैन अरब नेशनलिज्म, ठीक है ना। एक समय में जो कर्नल नासिर जो इजिप्ट के थे, वो बहुत ही जो थे मसीहाई नेतृत्व था उनका, और उनकी इतनी चमक थी कि पूरे गल्फ रीजन में जो थे सारे लोग उनके पीछे थे। उन्होंने पैन अरब नेशनलिज्म का नारा दिया था। उस नारे का प्रभाव ऐसा था कि थोड़े समय के लिए इजिप्ट और सीरिया एक हो गए थे। 3 साल तक इजिप्ट और सीरिया एक देश हो गए थे। और बाद में जो बशर अल असद के जो पिताजी थे, उन्होंने फिर जो है वो जो सीरिया को इजिप्ट से अलग कराया। और उसी तरह गद्दाफी जो था, गद्दाफी भी जो है जो माओ से तुंग का जो रेड बुक जो थी ना, उनका जो कम्युनिज्म को लेकर के उनकी एक रेड बुक हुआ करती थी, उसी के पैरेलल जो है गद्दाफी का एक अपना वो संस्करण था, जिसमें कम्युनलिज्म प्लस इस्लाम को मिला के उन्होंने रेड बुक के तर्ज पे एक ग्रीन बुक अपना निकाला था, ठीक है ना। उनका एक अपना अलग वो था। और वो अफ्रीकी देशों में और इस्लामिक देशों में वो बहुत पैसा खर्च करके अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। ये समस्या जो थी वो अमेरिका बहुत कोशिश करके भी जो है गद्दाफी को हटा नहीं पा रहे थे। और जब गद्दाफी को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित होने से पहले उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया था, और तमाम, चाहे वो निकोलस सार्कोजी को उसने पैसे दिए थे इलेक्शन के लिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत पैसे दिए थे उसने, है ना। और
उनको जो है जो जिसको बोलते हैं अंडर कवर ऑपरेशन के तहत हटा दिया गया। मैं बहुत बड़ा गद्दाफी का फैन नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं एक वो बात बता रहा हूँ कि गद्दाफी क्या क्या करते हो, क्यों अमेरिका की आंखों में खटक रहे थे, और लीबिया को कहाँ छोड़ा, क्यों लीबिया पे आक्रमण हुआ, क्योंकि लीबिया एक ऐसा देश है यूरोप के पास में जहां सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सेज है और सबसे हाई ग्रेड का पेट्रोलियम उसके पास में, जिसको एविएशन फ्यूल बोलते हैं ना, सबसे हाई ग्रेड का उनके पास में है, वो सारा जो उनको अमेरिका चाहिए। जो अमेरिका में सबसे कम होता है या नहीं होता है, उसके हाँ तेल में वो नहीं है बात। हाँ, तो वो उनको चाहिए था, वाटर रिसोर्स उनको चाहिए था, तो उसके लिए जो है लीबिया को, अब आज लीबिया की क्या हालत है, जब तक गद्दाफी था उसने पूरे देश को एक करके रखा था, आज लीबिया की ये हालत है, चार तेल कुएं एक मिलिट्री डिक्टेटर के पास में, दो तेल कुएं एक के पास में, है ना। कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है क्योंकि प्रधानमंत्री को ही लोग अपहरण कर लेते हैं। अमेरिका का खुद एम्बेसडर वहां मारा गया, ठीक है ना। और इन सब चीजों के बीच में क्या होते कि खुलेआम जो है वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी तस्करी होती है। और ये सिर्फ वही नहीं आपको दिख रहा है कि लीबिया में हुआ, इराक में भी ये चीज आपको दिखेगा, सीरिया में भी ये चीज, युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है और इस बीच में उसके तेल की चोरी। तो आपने बात जो छेड़ी थी कि भाई मानवाधिकार और ये, उसका एक बड़ा विभत्स चेहरा अमेरिका का जो है वो इराक वार के दौरान आया था। ग्वांटम बे जो उनका प्रिजन था, जिसमें वार प्रिजनर्स के साथ किस तरह की अमानवीय हरकत की गई थी। वार प्रिजनर्स का एक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट है, वैसे आपको बिहेव करना होता है, पर अमेरिका ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी गई थी और बहुत बुरी तरह से उनका, वो तो बाहर आ गया तो लोग जान गए, वरना कोई नहीं जानता। फिर चाहे वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना छोटे देशों में, उसकी बात बाहर नहीं आती, तो तमाम तरह की चीजें। और आज तो उसने पूरा मुखौटा उतार करके ही फेंक दिया भाई। जब मादुरो को वो वहां से एबडक्ट करके अपने यहाँ ले आए और उन्होंने कह दिया कि अब इसका पूरा तेल हमारा है, इसके बाद अब क्या बचता है। संयुक्त राष्ट्र संघ उस उसकी कोई बात नहीं मान रहा है। ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई अब इसको भी उठा के फेंक देंगे, नाटो को उठा के फेंक देंगे। तो कुल मिलाकर के वो जो है जितनी उनको लगता है कि अब जो हमको दुनिया की भलमनसाहत की हमको कोई जरूरत नहीं है, उनकी गुड ओपिनियन की वो परवाह नहीं कर रहे हैं। अब वो जो है वो इंटरनेशनलिज्म से नेशनलिज्म की तरफ वो झुक रहे हैं कि हमारे हित में जो होगा वो हम करेंगे, चाहे इसके नहीं नहीं, लेकिन विनय भाई एक जो आप कह रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि अमेरिका कभी भी, बहुत पहले रहा होगा, लिंकन की बात कर रहे हैं या और कुछ हाँ की बात करें, अपने हाल के पिछले अगर 20 साल पीछे देखें, 25 साल, खास से ग्लोबलाइजेशन के बाद का हाल साल देखें, हाँ तो तमाम राष्ट्रपतियों ने कोशिश की कि दुनिया के अलग अलग देशों पे, चाहे लीबिया हो, सीरिया हो, लेबनान हो, कोई और देश हो, कि कैसे हाँ वहां हम कब्जा करें और अमानवीय होकर के कब्जा करें, मानवीयता छोड़ करके कब्जा करें, मानवाधिकार छोड़ करके कब्जा करें, और किसी की न सुने, किसी की संप्रभुता का सम्मान न करे। तो एक जो छवि थी, या ये जो छवि होती है, जो गांधी की एक लाइन में बार बार दोहराता रहता हूं कि गांधी ने कहा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका साधन भी सही होना चाहिए। तो अमेरिका अगर दुनिया में अपना शासन जमाना चाहता है, अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, तो क्या लाठी के दम पे प्रभुत्व जमा सकता है? प्रभुत्व जमाने के लिए दुनिया के तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने तो कहा है कि दिल को जीतो। आप तलवार से नहीं जीत सकते पूरी दुनिया को, लेकिन आप जो है प्यार से पूरी दुनिया को जीत सकते हो। तो ये खाली किताबों के लिए है, कहने के लिए है। लोग तो बहुत धार्मिक है, धर्म का पाखंड लिए घूमते हैं आम लोग भी। तो क्या अमेरिका अब जो छवि लेके ये तो नंगा कर दिया ना ट्रंप ने, वो थोड़ा छुपाते थे, थोड़ा शर्माते थे, थोड़ा बोलते थे, इसने कहा कुछ नहीं, हम नंगे हैं और नंगा ही करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। ये हो गया कि कोई पर्दा नहीं, जांगिया पान के घूम रहे हैं और पहलवानी कर रहे हैं।
तो ऐसे में ट्रंप को अगर अभी देखा जा रहा है मीडिया में कि ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी बयान देता है, उसको शेयर बाजार के लाभ से फायदा है, वो अमेरिका को लेकर के नारे लगा रहा है, वो फालतू नारे है, वो करता कुछ नहीं है। तो मतलब ट्रंप तो खाली बदनाम है, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो ट्रंप बदनाम है, लेकिन इसके पहले के राष्ट्रपतियों ने भी कोई अच्छा काम तो किया नहीं, इससे तो ये पता चलता है आपकी बात से। हाँ नहीं, वो वही जैसे मैं कहता हूँ ना कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने गलतियां नहीं की, कांग्रेस के जमाने में भी गलतियां हुई, पर वो थोड़ी शर्म की पर्देदारी थी। अगर बात बाहर आ जाती थी तो सजाएं होती थी, निंदा होता था, ठीक है ना। लेकिन ये जो बाद की जो सरकारें आई हैं, उन्होंने पर्देदारी हटा दी, ठीक है ना। अब वो सारी चीजें आ गई कि जो ताकत पे हम ये कर सकते हैं इसलिए ये करेंगे, है ना। आपकी कितनी भी असहमति है, कितनी भी तर्कशील है, उसको हम नहीं मानेंगे। यही हालत अमेरिका की हो गई। पहले भी अमेरिका करता था, ठीक है ना। अब क्या हो गया है कि सोशल मीडिया के जमाने में तमाम जो नैरेटिव्स जो है आपके सामने आ जाते हैं, बावजूद इसके कि 90% जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अमेरिका के कब्जे में है, इसके बावजूद वो आ जाता है। और इसीलिए बहुत सारे देशों में आपको वही पढ़ने को मिलता है उन देशों के बारे में जो जो अमेरिका चाहता है, ठीक है ना। और इसीलिए एक बार इसके रॉबर्ट मुगाबे ने शायद कहा भी था कि भाई माने अमेरिका में इलेक्शन होता है, उसकी खबर हमको यहाँ पढ़ने के लिए मजबूरी होती है, और हमारी खबर वहां नहीं होती। अमेरिका के जो इलेक्शन होता है उसमें राष्ट्रपति के कुत्ते के बारे में, उसकी बिल्ली के बारे में, क्या रंग है, कितने बच्चे दिए, वो भी तीसरी दुनिया के देश पढ़ते हैं, लेकिन उन जिससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन आज हम अफगानिस्तान के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमको यही जानकारी होती है कि अफगानिस्तान जो है तालिबानियों का देश है। वहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, वहाँ के लोग भी वर्ल्ड बैंक में होंगे, या वहाँ भी कोई कला संगीत की इसकी दुनिया होगी, ये हमको पढ़ने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो वो एक जिसको बोलते हैं ना असम असम असमरूप दुनिया जो है वो बना तो दी मतलब गई। मीडिया मीडिया का खेल भी अमेरिका इस तरह से करता है कि दुनिया के बाकी देशों को कंगाल, गरीब, अनपढ़, अशिक्षित, अमानवीय दिखाए, और अपने देश को दिखाए कि बड़ा बढ़िया, पूरी दुनिया में तरक्की हम ही कर रहे हैं, बाकी कोई कर नहीं रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर आज हम आप जानते हैं कि अमेरिका में भी स्लम्स है, ठीक है ना। पहले अब जो पहले की जो दुनिया थी, ये हमारी कल्पना में था ही नहीं कि अमेरिका में कोई भूखे नंगे लोग होंगे, कोई सड़क पे सोता होगा। ये कल्पना से बाहर की चीज थी। या यूरोप में कोई भूखे नंगे होंगे। हम लोग आमतौर पे कोई यूरोप से आता है और वो अगर हाफ पैंट पहन के घूम रहा है तो हमको लगता है कि वो शौकिया घूम रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे यहाँ का आदमी कोई अगर घूमता है ऐसे, तो हमको लगता है कि इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या इसका थोड़ा दिमाग हिल गया है, ठीक है। तो वो एक स्थिति ऐसी बना दी गई है। तो छवियों का इसीलिए आप देखेंगे सबसे पहले चिदम्बरम वो कौन सा बजट था पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक फंड एलोकेट किया गया था 100 करोड़ या 10 करोड़ का सॉफ्ट पावर पे, ठीक है ना। आज दुनिया में अमेरिका का कारोबार कैसे चल रहा है? क्योंकि हम जो हॉलीवुड के फिल्में देखते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो जो कल्चर आता है, उसी हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। वही हमारे ओपिनियन को डिसाइड करता है कि ये फलां सर्जरी ठीक है, ये सर्जरी ठीक नहीं है, ये प्रोडक्ट ठीक है, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ये लिविंग स्टाइल कूल है, ये कूल नहीं है। तो ये सॉफ्ट पावर का ये है। और वो सॉफ्ट पावर के खेल में बाद में धीरे धीरे दूसरे देश भी आए। हमको आज इसकी महत्ता महसूस हुई। देखिए, आपको याद होगा ये इनके क्या नाम है, लक्ष्मीमल सिंघवी के, अभिषेक सिंघवी के जो फादर थे, उनको ये पहली बार रियलाइज हुआ कि पूरी दुनिया में जो भारतीय मूल के लोग हैं, हमारी बहुत बड़ी ताकत है।
देखिए, मैं आपको एक जानकारी दूं कि आमतौर पर हम ये मानते हैं कि जो भारतीय मूल के जो धनी लोग हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ अमेरिका और यूरोप में ही, अमेरिका में ही पाए जाते हैं या ब्रिटेन में होंगे, ठीक है ना। लेकिन भारतीय मूल के कुछ जो सबसे धनी लोग जो हैं वो बेल्जियम के हैं, ठीक है ना। वो ये हमको जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि बेल्जियम की खबरें हमारे पास में नहीं आती है। हमको ये नहीं पता होता है कि जो अफ्रीकी जो देश जंजीबार है, जिसको क्लोब आइलैंड बोलते हैं, वहां 10% गुजराती हुआ करते थे। एक समय में उनका कारोबार देखते थे। ये पूरा आप ये साउथ ईस्ट एशिया में चले जाइए, ठीक है ना, और बाकी जगहों में चले जाइए, तो वो हमको कोई जानकारी नहीं दे। हमारी चीजों को बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं। हम लोग किताबों में पढ़ते रहे कि स्लेव ट्रेड होता था, सिर्फ सिर्फ जो है जो है वो पुर्तगाली लोग ही उधर ही करते थे। हमारे यहाँ से नहीं हुआ, अफ्रीका से ही होता था। लेकिन हमारे भारत से जो है बड़ी संख्या में बंगाल से, तमिलनाडु से, केरल से, गुजरात से स्लेव ट्रेड हुआ, यहाँ से अफ्रीकी कंपनियां लेके गई। फिर दूसरी एक बात ये भी बता दूं कि हम लोग सोचते हैं कि जो जो स्लेव जो होते थे सिर्फ काले ही लोगों का ही जो स्लेव ट्रेड होता था। नहीं, अभी हाल हाल तक ट्यूनीशिया में व्हाइट स्लेव होते थे, और एक समय में मदुरई में तो जो है वो व्हाइट स्लेव रखे जाते थे। तो ये जो छवियों की का खेल जो है ना, ये छवियों के खेल से क्या होते हैं, आपकी हैसियत बनती और बिगड़ती है। तो इस काम में जो है वो अमेरिका बहुत माहिर रहा है। तो जी वो उस वजह से जो है हमारी हमको कौन मदद करेगा, कौन हमारे। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में जो गद्दाफी स्टेडियम है, ठीक है ना, जो कि गद्दाफी की बात आ गई इसलिए मैं होता, तो हमको आपको ये आश्चर्य लगेगा कि गद्दाफी का क्या लेना देना है क्रिकेट से। वो तो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं। फिर उसके नाम से पाकिस्तान में क्यों गद्दाफी स्टेडियम बन गया, ठीक है ना। तो वो इसलिए बना कि गद्दाफी ने बहुत पैसे दिए थे पाकिस्तान को, ये जो एटम बॉम्ब के इसमें, और उनको कहा था कि जो है हम आपको केमिकल वेपन्स में एक्वायर करने में आपको मदद करेंगे। इसीलिए वहाँ क्रिकेट स्टेडियम का नाम गद्दाफी स्टेडियम है। हम्म। तो वही बहुत कहानी है। हम तो सोचे थे कि एक एपिसोड में पूरा होगा अमेरिका, लेकिन अमेरिका इतना छोटा देश नहीं है। अमेरिका चूंकि पूरी दुनिया पे अपना असर रखता है, कल भी रखता था, आज भी रखता है। आगे क्या होगा हम देखेंगे। तो हम इस पर बात करेंगे और विनय भाई आपके साथ, चूंकि अमेरिका का राग छिड़ा है तो ज्यादा करेक्ट राग है। और चूंकि अमेरिका लगातार अभी भी चर्चा में है, ईरान पर फिर हमला कर दिया है। आगे क्या होगा अमेरिका ही तय कर रहा है। दुनिया में तेल का दाम बढ़ जाएगा, किसका दाम बढ़ जाएगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी, गरीबी कितनी बढ़ेगी, कौन कंपनी कहाँ क्या बेचेगा, सब अमेरिका तय कर रहा है। हमारे विचार को अमेरिका तय कर रहा है, मीडिया अमेरिका के पास है। तमाम जो आज नई दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, मेडिसिन की दुनिया है, नई नई शोधों खोजों की दुनिया है, वो सब पे अमेरिका का कब्जा है। एक और चीज जाते जाते बोल दूं, देखिए, एक दुनिया में बड़ी चिंता हुई यूनिसेफ ने कि भाई ये दुनिया जो बढ़ रही है, इसमें टेक्नोलॉजिकल डिवाइड बढ़ रहा है। तो डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए यूनिसेफ में एक मैकब्राइड कमीशन आया था, ठीक है ना। उसने रिपोर्ट दी थी कि कैसे हम ये जो टेक्नोलॉजी डिवाइड जो बढ़ रहा है देशों के बीच में, कैसे इसको कम किया जाएगा। तो उसमें जिन 10 लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए, उसमें सबसे प्रमुख देश अमेरिका था। अमेरिका है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर दी है, अगले एपिसोड में भी कंटिन्यू करेंगे इन चीजों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, और आप तमाम लोग जो देख रहे हैं आपका भी बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर अगले शनिवार विनय भाई के साथ इसी विषय पर। और रोज सुबह 9 बजे आप ये कार्यक्रम देखिए, साप्ताहिक कार्यक्रम जिसमें अलग अलग विशेषज्ञों से हम बात करते हैं, अलग अलग विषयों पर। कभी देश विदेश, कभी देश की राजनीति, कभी सिनेमा, कभी साहित्य, कभी कहानियां, कभी स्त्री विमर्श, तमाम मसलों पर बात करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर रात के कार्यक्रम में चौपाल।